गुरुजी नमो नमः। नमो नमो गुरुजी नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, येसो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो, मंगलाणं च सव्येसीं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण और क्रियापद की सिद्धि के लिए आवश्यक जो नियम है उस नियम को फिर से एक बार दोहराएंगे। प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्दों को धातु कहा जाता है। नियम नंबर 2, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। नियम नंबर 10, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 11, रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए तथा उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 13, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ऐ आय औ तथा आव होता है। नियम नंबर 14, चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 15, य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 16, छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 17, अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं का गुण नहीं होता है। नियम नंबर 18, 10वें गण के धातुओं को अपना ई प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 19, 10वें गण के ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। नियम नंबर 20, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 21, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है। नियम नंबर 22, अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ तथा उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। नियम नंबर 23, कथ, गण, रच, स्पृह और मृग इन 5 धातुओं में गुण तथा वृद्धि नहीं होती है। और अंत में कल जो एक नियम सीखा था, नियम नंबर 24, विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। ये 24 नियम जो है, इन्हीं 24 नियम के आधार पर हम यहां पर क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है और धातु बहुत सारे हैं। बहुत से ऐसे माना जाता है कि 2000 के आसपास धातु हैं
और इन्हीं 2000 धातुओं को अलग अलग विभागों से विभाजित किया गया है और उन्हीं धातुओं के समुदाय को ही गण कहा गया है। संस्कृत में धातु के समुदाय को ही वहां पर गण कहा गया है और ऐसे 10 विभागों से विभाजित किया गया है गण को, यानी कुल गण 10 है। इन 10 गणों में वर्तमान में यानी अभी इस संस्कृत प्रथमा जहां तक सीखेंगे वहां पर सिर्फ 4 ही गण सीखेंगे और वो 4 गण प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दशम गण। क्योंकि ये 10 गण के जो धातुएं हैं, जो 10 गण हैं, उन 10 गण को भी 3 विभाग से विभाजित किया गया है। कुछ गण ऐसे हैं जिनके विकर्ण प्रत्यय अकारांत होता है। अकारांत अर्थात जिसके अंत में अ हो, ऐसे विकर्ण प्रत्यय अकारांत है। कुछ गण में अकारांत छोड़कर अन्य विकर्ण प्रत्यय होते हैं, यानी किसी में व्यंजनांत व्यंजन भी आता है, किसी में ह्रस्व उ भी विकर्ण प्रत्यय आएगा। और तीसरा विभाग एक ऐसे विभाग है जिसमें विकर्ण प्रत्यय लगता ही नहीं है। इस प्रकार 10 गण को ऐसे 3 विभागों से विभाजित किया गया। इनमें से प्रथम विभाग जो कि इस संस्कृत प्रथमा में हम लोग सीखेंगे, यानी जिसमें अकारांत विकर्ण प्रत्यय, और अकारांत विकर्ण प्रत्यय लेने वाले गण कितने हैं? सिर्फ 4। कौन से? पहले गण। तो हम लोग देखें पहले गण के विकर्ण प्रत्यय क्या है, प्रथम गण के विकर्ण प्रत्यय क्या है। अभी अभी हम लोग देखे थे, यानी अभी तक ये पहले गण के विकर्ण प्रत्यय क्या है? अ है। तो ये कैसे हुआ? अकारांत हुआ कि नहीं? तो ये तो अ ही है। फिर देखे कि चौथे गण, तो चौथे गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? य। तो य में भी क्या है? अ है कि नहीं? है ना, क्योंकि य संपूर्ण। कैसे य लिखा है यहाँ? वहां पर किस प्रकार का य है? संपूर्ण य है। तो संपूर्ण य है अर्थात य में अ है कि नहीं? तो य में अ है। तो ये भी कैसे हुआ? अकारांत हुआ कि नहीं? अकारांत ये भी। छठे गण के कौन सा विकर्ण प्रत्यय? छठे गण के धातुओं को अ, ये भी अकारांत ही है, अविकरण। और 10वें गण के धातुओं को भी विकर्ण प्रत्यय क्या लगता है? ई नहीं, ई तो अपना प्रत्यय है। नियम में क्या बोला गया है? ई प्रत्यय लगने पर पहले गण की तरह अविकरण। तो फिर विकर्ण प्रत्यय क्या हुआ? अ ही है ना, अ ही है ये गुरुजी भी। सब बोलते हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आता, एक एक के पूछिए ना। अब यहां पर बताया गया कि चारों 4 गण में विकर्ण प्रत्यय क्या आया है? अकारांत ही है। और अकारांत होने के कारण ये विभाग प्रथम विभाग है, जिनमें यहां पर प्रथम विभाग में ये चारों 4 अकारांत विकर्ण प्रत्यय यहां पर लगाया गया है। तो ये प्रथम विभाग, ये प्रथमा में है, ये प्रथम विभाग देखेंगे। इनमें से काल के अनुसार भी, ये तो गण के अनुसार हम लोग देखें, काल के अनुसार, तो काल के अनुसार मुख्यतः ऐसे 3 ही काल है। कोई भी भाषा में जो है वो मुख्य सिर्फ 3 ही काल आता है। कौन कौन से? भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी जो काल निकल गया है, यानी जिसका अतीत हो गया है, जिसके जो व्यतीत हो गए, उसे अतीत काल या तो उसे भूतकाल बोला जाता है। जो काल प्रारंभ में चालू हो, वर्तमान में जो चालू हो, अभी खुद वह ऐसे चालू अवस्था में हो, वो काल वर्तमान काल है। और जो आने वाला काल है उसे भविष्य काल कहा जाता है। ऐसे मुख्य 3 ही काल है। इन्हीं 3 कालों में अब तक हम लोग वर्तमान काल देखें, लेकिन संस्कृत भाषा में सामान्य अपेक्षा से मुख्यतः तो 3 ही काल है, लेकिन उसमें भी विभाजित किया गया है। भूतकाल 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के भूतकाल आएगा, 2 प्रकार के भविष्य काल आएगा। तो इसी में कितना हो गया? 3 और 2 5। 3 और 2 5 है।
एक विधि वाला आएगा, एक आज्ञा वाला आएगा, 5 और 2 7। ऐसे 3 प्रकार भूतकाल, 2 प्रकार भविष्यकाल, 5 2 यह विधि आज्ञार्थ, ये 7। उसके बाद आशीर्वाद है और 2 यहाँ पर देखा जाए एक सन्नंत है। इस प्रकार से कुल मिलाकर वहां पर 10 काल वहां पर बताया गया संस्कृत में। इन 10 कालों में अब तक हम लोग जो सीखने वाले हैं उनमें 4 काल सीखने वाले हैं, एक वर्तमान और भूतकाल के 3 विभाग में से एक भाग, और एक विधि वाला और एक आज्ञा वाला, जिनमें से अब तक हम वर्तमान काल का अभ्यास कर चुके हैं। वर्तमान काल का रूप किस प्रकार से होता है वो चारों 4 गण की अपेक्षा से हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनका आदेश होता है, जो कि हम गतकाल के पाठ में, गतकाल के अभ्यास में हम लोग देखे कि कुछ धातु ऐसे होता है जिसका आदेश ऐसे आदेश होता है। जैसे कि गम धातु है तो गम धातु का आदेश क्या होता है? गच्छ। स्था धातु है, स्था धातु का आदेश क्या होता है? तिष्ठ। उसी प्रकार दा धातु है, दा धातु का आदेश क्या होता है? यच्छ। पा धातु है, पा धातु का आदेश क्या होता है? पीब। उसी प्रकार मद धातु है, मद धातु का आदेश माद होता है। श्रम धातु है, श्रम धातु का आदेश श्राम होता है। ईश धातु है, ईश धातु का आदेश इच्छ धातु इच्छ होता है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे हैं कि जो कि आदेश वाला धातु कहा जाता है। तो ऐसा आदेश वाला धातु भी यहाँ पर हम लोग देखे थे, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखेंगे कि जो कि साधनिका बनाने के लिए बोला गया था कि आप लोग बोले थे कि हाँ ये कर लेंगे। तो चलिए पूछ लेते हैं कुछ ऐसे आदेश वाला जिसे पूछा जाए वही बोलिएगा। चलिए A99 है, A99 नहीं है, A98 A97 A96 A95। हाँ गुरुजी प्रणाम गुरुजी। हाँ A97 सॉरी A96 गुरुजी, A97 गुरुजी। गुरुजी 99 में हूँ। A97 कौन है? आपका लिखा हुआ नहीं है। मीनाबेन है हाँ जी A97, हाँ जी गुरुजी, लेकिन वो मुझे रोज आपका करना रोल नंबर पड़ता है। लिखा नहीं है। गुरुजी जी गुरुजी। 99। ओके A99 बोलिए। चलिए आप सिद्ध कीजिए इच्छामी, इच्छामी सिद्ध कीजिए। A99 इच्छामी सिद्ध कीजिए। शामिल कर रही हूँ। क्रियावाचक शब्द को धातु का कहा जाता है ईश। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगे ईश। परस्मै पदी धातु के साथ परस्मै पदी के प्रत्यय लगते हैं ईश प्लस मी। ओके ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण नहीं, प्रत्यय गलत लगता है। गलत 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 गलत। इस ती धातु इसमें कौन से नहीं। गण के हैं? ती धातु है, गुण रहित है। इस धातु कौन से गण के धातु हैं? ईश है। ये गण ही मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी अभी तक। एक पहचान हुई। कोष्टक में लिखा है, कोष्टक में चौथा देखिए, गण तो नहीं है, कोष्टक में गुरुजी, सामने गण भी दिया गया है। कौन से गण है? आप ईश कोष्टक धातु। देखिएगा तो कोष्टक के सामने गण उसका लिखा है, गण लिखा है, पद लिखा है, धातु का अर्थ लिखा है। छठा गण लिखा है। तो फिर छठा गण। छठे गण में कौन सा वो कौन सा नियम लगता है? ईश में इच्छ। नहीं, ये विकरण प्रत्यय लगने पर हाँ धातुओं के विकरण आदि प्रत्यय लगने पर नहीं, उसके पहले जब छठा गण का हम लोग जब सिद्ध करते थे तब वहां पर क्या लगाते थे कि गुरुजी आप परस्मै बताइए। पदी धातु को परस्मै पदी धातु के साथ परस्मै पदी के प्रत्यय लगते हैं। वहां तक तो 3 नंबर नियम तक ठीक है। चौथा नंबर नियम में क्या करते थे? इसमें शामिल। छठे गण के धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, ऐसे नियम लगाया था। ये छठे ती गण आदि के प्रत्यय लगने धातु पर को अविकरण यहाँ पर नहीं लगेगा, वो तो सिर्फ पहले गण के लिए है।
यहाँ पर ये कौन से छठे गण के धातु हैं, इसलिए यहाँ पर नियम, चौथा नंबर नियम क्या होगा कि छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। और पांचवा नंबर नियम में फिर एक डालना है, कौन सा, अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। हाँ, गुण रहित धातु है। गुण फिर ये रहित, बोलना ना ये विकरण गुण प्रत्यय रहित लगने यहाँ पर पर कैसे होगा, छठे गण का गुण ही नहीं होता है। गुण होता है छठे गण के धातु में, पूरा नहीं समझ में आया, नहीं होता। कौन फिर से गण ये में गुण अगला होता है, कौन कौन से गण, ऐसे 4 गण सीखे, इनमें से किस किस गण में गुण होता है। क्योंकि धातु रूप आ गए, धातु सिद्धि पूरी नहीं समझ में आई मेरे को पूरी। चलिए अभी तक। नेक्स्ट, आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा। सिर्फ 2 ठीक ही ऐसे गण है जिसमें गुण होती है। कौन से, एक प्रथम गण के धातु और दूसरा चौथा गण, चौथा में कहाँ गुण होता है, दसवां, 10वें गण के धातु। दसवां गुण, विचार गुण, 10वां गुण। कौन से, सिर्फ 2 ही गण ऐसे हैं कि जिसमें जी। गुण होता है, एक प्रथम गण के धातुओं और दूसरा 10वां गण के धातु। चौथे और छठे में तो गुण होता ही नहीं है। तो नहीं उसमें धातु चाहे गुण सहित वाला हो, गुण रहित वाला हो, वृद्धि वाला हो, उसमें कुछ लागू नहीं पड़ता है। आप 2-3 बार पीछे का वीडियो देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे कौन था, उसके बाद 98 है, 98, 97। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ चलिए आगे क्रियावाचक बढ़िए। शब्द, छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है, उसके बाद छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगते हैं। अविकरण प्रत्यय लगने पर इसमें आगे छठे आगे गण के आगे धातु, आगे उदाहरण भी लिखिए। इस प्लस अच्छा अच्छा, अ इस प्लस प्लस अ प्लस मी, बाद में अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। ईश प्लस नहीं, अभी सही है, सही है, ईश का, सही है, सही। हाँ, इस ईश प्लस अ प्लस मी, प्लस मी, ती आदि प्रत्यय लगने पर नहीं जिसे, नहीं नहीं नहीं, इसका अब इच्छ करना है ना। हाँ इच्छा करना है, सॉरी। विकरण प्रत्यय लगने पर, विकरण प्रत्यय, एक सेकंड, विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। इच्छा प्लस अ प्लस मी, ते आदि प्रत्यय लगने, नहीं, प्रत्यय जिसे म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले सॉरी, अ म हो और तो व अ से का, प्रारंभ होने वाले हाँ, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। इच्छा प्लस आ प्लस मी, ते आदि प्रत्यय लगने, प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं। इच्छामि। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A96, प्रणाम A96। गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए मध्यावह। मध्यावह, ठीक है गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है मद। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है मद। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। मद प्लस वस। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। मद प्लस य प्लस वस। य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। मद प्लस य प्लस वस। विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। मात प्लस य प्लस वस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। मात प्लस या प्लस वस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। माध्या वस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। माध्यावर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो उसका विसर्ग हो जाता है। माध्यावस, माध्यावह। विसर्ग कर देंगे ना, र का विसर्ग कर देंगे तो क्या हाँ होगा, मध्यावह। माध्यावह। ओके, धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। चलिए उसके बाद A51, A51, A52, A52, A53
हैंड करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको बोला जाएगा वहीं। A53, प्रणाम गुरुजी। A52, हाँ जी। आप बोलिए तिष्ठति। तिष्ठति, बोलो। तिष्ठ तिष्ठति। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है स्था। सही है। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है स्था। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। स्था प्लस ति। आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है। स्था प्लस अ प्लस ति। विकर्ण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं को आदेश होता है। तिष्ठ प्लस अ प्लस ति। आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तिष्ठति। ओके, धन्यवाद, खूब खूब मनोमुग्धना। चलिए उसके बाद A58, 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 A56, A25, 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 जी गुरुजी। हाँ जी, जी गुरुजी, A25। सॉरी। आप हाँ। सिद्ध कीजिए आप सिद्ध कीजिए P व C। P ब सी। हम्म ओके, P ब सी। तो ये हुआ हमारा मध्यम पुरुष एक वचन, हाँ जी। P ब सी। तो वर्तमान का क्रियावाचक शब्द को, हाँ जी बोलो गुरुजी, एक मिनट। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। पीब। गलत। पा सॉरी, पा धातु। पा हाँ, पा धातु। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। पा। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। पा वत्ता सी। फिर ती आदि विकर्ण प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है। ती आदि पा विकरण वत प्रत्यय नहीं, ती आदि प्रत्यय लगने पर। जी गुरुजी, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है। पा वत्ता अ वत्ता सी। विकर्ण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। पीब वत्ता गलत। अ पीब नहीं है, क्या आदेश है? पीब, अकारांत है। पीब हम्म पीब सॉरी गुरुजी, पीब। तो पूरा ब के साथ पीब वत्ता अ वत्ता मी। निमी नहीं, सी। नहीं सॉरी, सी 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 सी। अ के पहले, नहीं, अ के बाद अ और ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। पीब वत्ता अ वत्ता सी। ती आदि प्रत्यय लगने ती पर आदि प्रत्यय जिसे लगे हो, हाँ, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पी ब सी। ओके, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद गुरुजी। उसके बाद A28, A28, आप 59 बोले सर। A28। प्रणाम सर। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए। ओके, श्राम्यति। श्राम्यति सिद्ध कीजिए। साम्यति, एक मिनट सर। साम्यति, क्रियावाचक शब्द को, क्रियावाचक शब्दने धातू કહેવાય છે શ્રમ। हिंदी हिंदी हिंदी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं श्रम। वर्तमान काल को सर मैं બધું ગુજરાતીમાં લખી છે। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। श्रम।
परस्मैपदी धातु को परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। श्रम प्लस ती। ती वगैरह विभक्ति के प्रत्यय इसको नहीं लगे नहीं 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 नहीं, श्रम धातु कौन से गण के हैं? श्रम, एक मिनट। श्रम धातु कौन से गण के हैं? चौथे गण के धातु हैं, तो फिर यहाँ ती आदि प्रत्यय कहाँ लगेगा? ये तो चौथा गण वाला लगेगा। क्या लगाएंगे कि चौथे गण के धातु को य विकरण प्रत्यय लगता है, और उसके बाद तुरंत 5वां नंबर नियम में क्या लगाएंगे? य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातु को गुण नहीं होता है। श्रम प्लस य प्लस ती। आगे अब विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। श्रम प्लस य प्लस ती, और उसके बाद ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं श्राम्यति। चलिए उसके बाद प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए यच्छन्ति। यच्छन्ति जी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है दा। पर वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं दा। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं दा प्लस अंति। टी आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है दा प्लस अ प्लस अंति। विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं यच प्लस अ प्लस अंति। ती म और व से अ के बाद अ या ए। हाँ, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप हो जाता है। यच प्लस अ प्लस अंति। ती आदि हाँ, अ का लोप हो जाता है, यानी पूर्व का अ का लोप कर देंगे तो क्या रहेगा? यच प्लस अंति। यच प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय जिससे लगे हो उससे पद कहते हैं यच्यन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए A43, 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 A44, A44, A45, A45। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए पश्यतः। एक मिनट। हाँ गुरुजी। पश्यतः, पश्यतः। हाँ गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है ये धातु इसका क्या आएगा? दर्श। धातु दृश। अच्छा, दृश। हाँ, अच्छा में गुरुजी। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है दृश। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। दृश प्लस क्या सिद्ध करना है गुरुजी? पश्यतः। पश्यतः, धातु दृश प्लस प्लस तस्। दृश प्लस तस्। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को प्रत्यय लगता है। दृश प्लस अ प्लस तस्। विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। पश्य प्लस अ प्लस तस्। पश्य प्लस अ प्लस तस्। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे। नहीं 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 नहीं, अ के बाद अ, पश्य पूरा है। हाँ, अ के बाद अ या ये आए तो पूर्व के अ का लोप हो जाता है। पश्य प्लस अ प्लस तस्। प्लस अ प्लस तस। पश प्लस अ प्लस तस। ये आदि प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं। पश प्लस अ पश्य, पश्यतस। फिर ये वाला आएगा नियम। स का र करना है। हाँ, पद के अंत में स हो तो उसका र होता है पश्यतर। पद के अंत में र के बाद विराम अथवा कुछ व्यंजन हो तो उसका विसर्ग हो जाता है पश्यत। पश्यतः। धन्यवाद।
चलिए A67 मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी मुझे बोलिए। एक क्वेश्चन है। मुझे दृश्य का जो आदेश होता है उसमें पश्चिम में हलंत है ना, अपन ने ये सीखा था पहले। नहीं हलंत नहीं, पूरा करना है। पश्य। अच्छा, किताब में, अपने किताब में था ना पश्य, इसके हलंत दिया वो। पूरा है, पूरा है। ओके जी गुरुजी। चलिए आगे A61, A61, A62, A63, A64, A65। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी A64। ओके, आप सिद्ध कीजिए। पृच्छामः। जी गुरुजी। छठे गण का था। क्रिया पृच्छामः। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु धातु प्रच्छ। प्रच्छ। प्रच्छ प्रच्छ। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं प्रच्छ। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं प्रच्छ प्लस मस। मस प्रच्छ प्लस मस। छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है तो प्रच्छ प्लस अ प्लस मस। अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है प्रच्छ प्लस अ प्लस मस। विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं प्रच्छ प्लस अ प्लस। आदेश, आदेश क्या करना है? हाँ प्रच्छ का पृच्छ होता है ना, पृच्छ प्लस अ प्लस मस। हाँ पृच्छ। विकरण प्रत्यय लगने पर धातुओं को के आदेश होते हैं पृच्छ प्लस अ प्लस मी। मस। मस मस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है पृच्छ प्लस आ प्लस मस। मस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं पृच्छामस। पद के अंत में स हो तो उसका र होता है तो पृच्छामर। पदांत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो र का विसर्ग होता है पृच्छामह। धन्यवाद। चलिए अब इसी प्रकार यहाँ पर कुछ धातु देखे कि आदेश वाला और आदेश वाला धातु का रूप आदि इस प्रकार से होता है। अब ऐसे ही एक जो कि इस चैप्टर में है नहीं, मतलब अभी जो हम 4 गण सीखे, कौन कौन से 4 गण? 4 गण कौन कौन को सीखे? पहले गण, चौथा गण, छठा गण और 10वां गण। सही है। प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और 10वां गण। 10वां गण। लेकिन व्यवहार की भाषा में एक का उपयोग बहुत ही आता है। कौन सा? मैं हूं बोला जाता है ना, मैं हूं, तुम हो, वह है। तो इसमें क्या है कि हूं, हो, बाकी म्यूट कर ले। A20 A42 आप म्यूट कर लें, कल भी बोलना पड़ा था, म्यूट कर लीजिए सारे के सारे। ओके धन्यवाद, मिच्छामि दुक्कडम। तो यहाँ पर जो है कि एक हूं का प्रयोग जो होता है, हूं, है, हो, हैं, ये सब जो प्रयोग होता है तो उसके लिए कोई धातु है कि नहीं? तो उसके लिए धातु है, और वह धातु इन 4 गण में नहीं आता है। वह धातु दूसरे गण के एक धातु है, दूसरे गण के एक धातु है जिसका नाम है अस धातु। और इसमें एक विशेषता है, जब हम दूसरे गण के धातुओं के बात करेंगे, जब मध्यमा जब हम सीखेंगे, उसमें एक विशेषता है कि अब तक जितने भी धातु देखे उनमें क्या लगाते थे बीच में? धातु और प्रत्यय के बीच में क्या लगता था? धातु और प्रत्यय को विच्छेद करने वाला विकरण प्रत्यय। सही है। विकरण प्रत्यय का मतलब क्या था? धातु और प्रत्यय इन दोनों को जो विच्छेद करें, इन दोनों को जो विभाग करे, इन दोनों को जो विभाजित करे, इस प्रकार का प्रत्यय जिसका नाम है विकरण प्रत्यय। लेकिन दूसरे गण के धातु में विकरण प्रत्यय नहीं होता है।
नहीं है। दूसरे गण के धातु में कोई भी करण प्रत्यय नहीं लगता है। मतलब क्या आता है उसमें? धातु और प्रत्यय, और इन दोनों का जोड़ना है, तब वहां पर पद बनेगा। तो यहां पर ऐसे ही एक दूसरे गण के धातु हैं कि जो कि अस धातु है, जिसका अर्थ होता है होना। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं हूं, तो इसके लिए अभी हम क्या बोलेंगे? मैं हूं के लिए है कुछ नहीं है अभी तक, लेकिन अब से सीखेंगे। हूं जब होगा तब इसका रूप क्या आएगा, तो इसकी सिद्धि क्या होगा वो यहां पर नहीं देखेंगे, सिर्फ उसका रूप देख लेंगे कि उसके लिए रूप क्या होता है। उत्तम पुरुष एक वचन से लेकर अन्य पुरुष बहुवचन तक। तो अस धातु का यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन से लेकर अन्य पुरुष बहुवचन तक के रूप इस प्रकार से हैं, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया उत्तम पुरुष एक वचन से लेकर अन्य पुरुष बहुवचन तक। क्या है उत्तम पुरुष एक वचन में? क्या लिखा है? कौन सा पेज है गुरुजी? इंद्रबेन उत्तम पुरुष एक वचने अस्मि, उत्तम पुरुष द्विवचने स्वः, उत्तम पुरुष बहुवचने स्मः, मध्यम पुरुष एक वचने असि, मध्यम पुरुष द्विवचने स्थः, मध्यम पुरुष बहुवचने स्थ, अन्य पुरुष एक वचने अस्ति, अन्य पुरुष द्विवचने स्तः, अन्य पुरुष बहुवचने सन्ति। फिर से याद रखेंगे। उत्तम पुरुष एक वचने अस्मि, उत्तम पुरुष द्विवचने स्वः, उत्तम पुरुष बहुवचने स्मः, मध्यम पुरुष एक वचने असि, मध्यम पुरुष द्विवचने स्थः, मध्यम पुरुष बहुवचने स्थ, अन्य पुरुष एक वचने अस्ति, अन्य पुरुष द्विवचने स्तः, अन्य पुरुष बहुवचने सन्ति। इसकी अभी सिद्धि नहीं करनी है, सिद्धि तो हम लोग मध्यमा में करेंगे, लेकिन इसको याद रखना है। अस्मि कहाँ लगेगा? उत्तम पुरुष एक वचन के साथ लगेगा। तो उत्तम पुरुष एक वचन में सर्वनाम क्या है? अहम, यानी अहम के साथ अस्मि लगेगा। उत्तम पुरुष द्विवचन, तो इधर का भी द्विवचन लगेगा। उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आता है? अस्मद का यानी आवाम आता है, तो यहां पर क्या होगा? आवाम स्वः। उत्तम पुरुष बहुवचन में सर्वनाम में क्या आता है? वयम, तो वयम के साथ यहां पर क्या होगा? स्मः, वयम स्मः। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है? त्वम, तो त्वम के साथ यहां पर क्या होगा? असि। मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? यहां पर स्थः। मध्यम पुरुष बहुवचने यूयम, तो यूयम के साथ यहां पर क्या होगा? स्थ। अन्य पुरुष एक वचने सह, तो सह के साथ क्या आएगा? अस्ति। अन्य पुरुष द्विवचन में तौ, तो तौ के साथ क्या होगा? स्तः। अन्य पुरुष बहुवचने ते, तो ते के साथ क्या होगा? यहां पर संति। अर्थ क्या है? तो अर्थ देख लीजिए। अर्थ यहां पर क्या है? क्या? अहम अस्मि, अहम के साथ अस्मि ही लगता है। अहम अस्मि अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? मैं हूं। अहम अस्मि अर्थात मैं हूं। आवाम स्वः अर्थात हम दोनों हैं। वयम स्मः हम सब हैं। त्वम असि तुम हो। तम असि अर्थात तुम हो। युवाम स्थः तुम दोनों हो। यूयम स्थ तुम सब हो। सह अस्ति वह है। सह अस्ति वह है। तौ स्तः वे दोनों हैं। वे दोनों हैं। ते संति वे सब हैं, या तो वे लोग हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। यानी हम देखें, अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ स्वः, वयम के साथ स्मः, तम के साथ असि, युवाम के साथ स्थः, यूयम के साथ स्थ।
सह के साथ अस्ति, तौ के साथ स्तः और ते के साथ संति। यानी इसका अर्थ भी यहां हम सीख चुके हैं। क्या क्या अर्थ होता है कि मैं हूं, हम दोनों हैं, हम सब हैं, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। तो यानी वह है, वे दोनों हैं और वे सब है। इस प्रकार ये द्वितीय गण के धातु हैं। और द्वितीय गण के धातु का रूप यहां पर हम लोग देखें, अलग अलग हम लोग यहां पर धातु देखें। नम यानी नमस्कार करता हूं, वहां पर तो नमस्कार करना था, लेकिन एक्चुअल में यहां पर हूं जब आता है सिर्फ एक ही के मैं हूं, तुम हो, तुम सब हो, तुम दोनों हो, तो उसके लिए क्या प्रयोग करना है? तो उसके लिए ये अस धातु है जिसका अर्थ होता है होना। तो होने के लिए ये सब ये जो है इसको याद रखना है। अब अगर आगे की पाठ में ये पूर्ण होने के बाद आगे के जब यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से हैं कि कोई वाक्य इस प्रकार से आए कि रमेश है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? रमेश है तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर रमेश है के लिए तब क्या होगा कि रमेश अन्य पुरुष में आता है। कौन से पुरुष में आता है? अन्य पुरुष में। क्यों? प्रश्न आता है कि रमेश अन्य पुरुष में क्यों आएगा? रमेश उत्तम पुरुष में नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि कारण मैं क्या है? नहीं हूँ, कारण मैं क्या है? नहीं हूँ। अन्य पुरुष। मैं और हाँ, मैं संबंधी मैं और हूँ, तुमको छोड़ वही उत्तम आएगा। पुरुष है, बाकी उत्तम पुरुष नहीं है। तो यहाँ तो क्या है? ये तो नाम है। यानी उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? सिर्फ तीन ही शब्द आता है उत्तम पुरुष में। कौन कौन से? अहम, आबाम और वयम। कौन सा? अहम, आबाम, वयम। इसका हिंदी कर दीजिए, यानी मैं, हम दोनों और हम सब। ये अगर लिखा होता तो वो कौन से पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। अच्छा चलो मान लीजिए उत्तम पुरुष तो नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया। तो क्या रमेश मध्यम पुरुष नहीं है? नहीं, तुम मध्यम भी पुरुष नहीं भी हो। वो नहीं है, क्योंकि मध्यम पुरुष में भी तीन ही आता है। कौन से? त्वम, युवाम और यूयम। यानी तुम दोनों और तुम सब। तो ये शब्द है वहां पर? नहीं है ना। तो अब बोला गया है कि जो उत्तम पुरुष नहीं है, जो मध्यम पुरुष नहीं है, वो कौन से पुरुष में आएगा? अन्य पुरुष में। तो अन्य पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब इतना ही नहीं है, इसके सिवाय भी किसी वस्तु का नाम, किसी पदार्थ का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, कोई भी नाम हो, वो क्या है? अन्य पुरुष में आता है। तो यहाँ पर क्या है? रमेश नाम है कि नहीं? व्यक्ति का नाम है ना। तो इसलिए व्यक्ति का नाम है, इसीलिए वो कौन सा पुरुष में आएगा? अन्य पुरुष। तब यहाँ पर अन्य पुरुष में है जो है, तो रमेश यहाँ पर कितने हैं? एक ही है ना। एक है। तो यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन। तो अन्य पुरुष एक वचन के लिए अस धातु का रूप क्या दिखे? अस्ति। और आगे जाकर इसी रमेश का आगे जाकर हम रूप सीखेंगे, जिसमें क्या होगा? रमेश। क्या आ जाएगा इसका ट्रांसलेट उस समय? रमेश अस्ति। अर्थात क्या होगा वहां पर? इसका अर्थ रमेश है। तो ये जो है आया, तो इस प्रकार के लिए ये अस धातु का प्रयोग जरूरी है। आगे जाकर ऐसे ही बहुत सारे आने वाला है कि आचार्य, दो आचार्य हैं, ऐसे आ गया, दो आचार्य हैं, तब ये है के लिए क्या प्रयोग करें? इसीलिए दूसरे गण के धातु यहाँ देना जरूरी है। तो दूसरे गण के ये अस धातु का रूप हमें याद कर लेना है। ओके, चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड राइजिंग कीजिए, बाकी सारे म्यूट कर लें। हमेशा एक नियम याद रखिएगा कि म्यूट ही रखना है। म्यूट ही रखना है सभी को। जब तक बोला ना हो जाए कि अनम्यूट कीजिए, तब तक अनम्यूट कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये एक यंत्र विभाग है, एक यंत्र है। और यंत्र एक साथ कभी किसी का ये समझता नहीं है। वो क्या होता है? वो अगर बीच बीच में हम दोनों बोलेंगे
तो एक तरफ से ये आवाज, एक तरफ से ये आवाज, फिर धड़ाम करके आवाज आएगा तो किसी को कुछ सुना ही नहीं देगा। अतः सबके सब म्यूट ही रखना है। ओके, प्रश्न जिसका प्रश्न हो वही अनम्यूट कीजिएगा और एक एक करके जिसको बोला जाए। A80 क्या प्रश्न है? जी गुरुजी, अभी गुरुजी आपने हमें समझाया कि है, हूँ, इन सब के लिए हमें अस्मि और ये सब यूज करना है। तो और उसके पहले हमने सब क्रियापद देखे, तो बिना क्रिया की जब कोई बात हो रही हो तो ये इन प्रयोग में आएंगे। यही हुआ ना गुरुजी? जैसे भी पठामी, वहां पे भी अहम पठामी, तो मैं पढ़ता हूँ, अहम जो वहां पे सब पे क्रिया है, तो और ये यहाँ भी मैं क्रिया हूँ, है, केवल मेरी बात है, ये इसके भी लिए क्रिया। अहम अस्ति, अहम अस्ति नहीं होता है, अहम अस्मि, अस्मि। सॉरी अस्मि, नीचा हम्म, में निकलो, अस्मि, अहम अस्मि। तो सही है। गुरुजी इसको अलग से कैसे प्रोनाउंस समझाना हो, किसी को बात ऐसे बोलनी हो तो वहां पर डेफिन हाँ, ओके, मैं आपका प्रश्न समझ गया कि आगे जो देखे तब वहां पर क्यों उसका उपयोग नहीं किया। तब उसका उन धातु का ऐसे अर्थ होता था, नम धातु था जिसका अर्थ क्या होता था? नमस्कार करती हूँ, गलत। मैं धातु का मैं पूछ रहा हूँ। नमस्कार करती हूँ, नम धातु का नमामि, अर्थ क्या है ये मैं पूछा, क्रियापद का नमस्कार, अर्थ नहीं है। नमस्कार जी क्या? नमस्कार, नमस्कार नहीं, नमन कर, नमस्कार करना। क्या अर्थ नमस्कार था? करना, अच्छा, नमस्कार करना, तो इसमें करना आ ही गया है इसमें, इसलिए अच्छा, अहम नमामि, इसका अर्थ क्या होता है कि मैं नमस्कार करता हूं या तो करता मैं नमस्कार हूँ, करती हूं, क्योंकि धातु के जी, अर्थ में ही करना उसमें लिखा गया है, लिखा गया है, इसीलिए वहां ये अस्मि आदि का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जी, मैं हूं, तो इसमें क्या, मैं जी, हूं, तो हूं के लिए कोई तो इस धातु होना चाहिए हाँ, ना, तो ये भी हाँ, एक कोई क्रियापद है, ही है। हाँ, उनको बताने के लिए ये अलग से ये सब बताएगी, ये हमें सीखने हैं। ओके, उनको क्या बोलना गुरुजी? ये भी क्रियापद ही है, जैसे वहां क्रियापद ही पर बोलना, क्रियापद है उसी प्रकार ये भी एक क्रियापद ही है। अच्छा, अलग से इनकी कोई डेफिनेशन है कि ये कौन से क्रियापद है, या बस अस क्रियापद है? धातु का रूप है, अस धातु का क्रियापद है, जी, अस अर्थात अच्छा, अस होना। धातु, ओके, होना, हाँ, अस धातु का अस अर्थ यानी होना। होना, होना हाँ, की क्रियापद, जी जी, हाँ, समझ में आ गया। ओके, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। चलिए A37, प्रणाम A37, सर। हाँ जी। सर, मुझे ये पूछना था कि हमने जब चौथे और छठे गण में ये बोला ना कि चौथे गण के धातुओं को य विकर्ण प्रत्यय लगता है, उसके बाद ये पहले नहीं लगा सकते क्या विकर्ण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं का आदेश, मतलब पहले आदेश कर ले फिर बोले कि उसका गुण नहीं होता? नहीं, पहले उसको जो नियम है, क्योंकि आदेश के बाद तो उसमें तो आदेश के बाद भी वो चौथे गण का यह विकर्ण प्रत्यय लगेगा, इसलिए पहले जो नियम, वो दोनों नियम साथ साथ में ही आएगा। कौन सा? चौथे गण के य विकर्ण प्रत्यय और य विकर्ण प्रत्यय लगने पर गुण नहीं होता है, वो दोनों साथ में ही आएगा, इसलिए एक को आगे लिखे फिर एक बीच में डाल दे, ऐसे नहीं करना है। तो पहले और 10वें गण में कभी भी मतलब जब आदेश होने वाला हो तो उसका गुण और वृद्धि होगा ही नहीं, मतलब मेन धातु की। होगा ना, क्योंकि गुण और वृद्धि किसके कारण होता है? विकर्ण प्रत्यय लगने पर होता है। नहीं, गलत। गुण या वृद्धि किसके कारण होता है? 10वें गण की ई प्रत्यय लगने पर। और विकर्ण प्रत्यय कब लगाया जाता है? गुण वृद्धि कार्य होने के बाद। ई प्रत्यय लगने पर पहले अगर गुण हो तो उसमें गुण करना होता है, उसके बाद विकर्ण प्रत्यय लगते हैं ना। हाँ, यानी पहले संपूर्ण कार्य हो जाएगा, अगर गुण करना है तो उसमें गुण होगा, वृद्धि करनी होगी तो उसमें वृद्धि होगी, उसके बाद विकर्ण प्रत्यय लगा। और जैसे विकर्ण प्रत्यय लगा, हाँ, एक प्रश्न आता है कि 10वें गण में इस प्रकार का हाँ हो तो फिर वहां पर क्या करना है? तब वहां पर नियम थोड़ा सा चेंज करना है, तब वहां पर क्या करना है? विकर्ण प्रत्यय लगाएंगे, फिर ई आदि प्रत्यय लगाएंगे। ऐसे केसेस बहुत कम आता है। हाँ, क्योंकि फिर अगर मेन धातु ऐसी हो कि जिसमें बन सकता है पर उसका तो आदेश ही हो जाने वाला है, तो वो तो पूरा चेंज होने जाने वाला है। सही बात है, तो ऐसे के आपका प्रश्न यथार्थ है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर यही करना है कि क्योंकि इसमें आदेश वाला नियम, जो ये जो नियम इधर दिया गया है ना, ये नियम क्या है? प्रायः करके ऐसे बहुलता में इस प्रकार का नियम लगाया जाता है। अब प्रश्न कहाँ आएगा? 10वें गण में आएगा। आपकी बात एकदम सही है कि ये 10वें गण में प्रश्न आता है, लेकिन 10वें गण के धातु में आदेश वाला धातु किंचित ही है, थोड़ा ही है, इसलिए इसकी गिनती इसमें नहीं किया गया। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए A8
प्रणाम ए- गुरुजी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमने पहले सिद्धि की है क्रियापदों की कि यानी नमामि नमावः, तो इसकी भी सिद्धि होती है। होती और है। अस और धातु का दूसरे ना, अस्मि हाँ अस्म हस्म, हाँ वो होती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, वहाँ हम मध्यमा में सीखेंगे। तो वही था कि ये सब स्वह क्यों उसका अलोप हो गया, यानी अब वही तो बोले ना कि उसको अभी हाँ। अब यहाँ पर नहीं बताएंगे, हम मध्यमा में सीखेंगे। अच्छा ठीक है गुरुजी। नहीं, वही क्वेश्चन जब से था कि कहाँ गया, कहाँ गया। ठीक है, ये होना चाहिए एक विद्यार्थी के मन में, एक विद्या ग्रहण करने एक व्यक्ति के मन में, एक शिक्षा प्राप्त करने के मन में, शिक्षा की पात्रता वाला के मन में हमेशा ये उत्कंठा होनी चाहिए कि क्या होता है, क्या होता है, तब तक जब तक उसका वो परिपूर्ण ना हो जाए। अगर परिपूर्ण हो जाए तब क्या हो जाएगा, वहां पर उत्कंठा पूरी हो जाएगी और पढ़ने का, अध्ययन करने का, अभ्यास करने का मन पूरा क्लियर हो जाएगा ना। इसलिए हाँ अभी तक गुरुजी। यहाँ तक नहीं, वो आपका उत्कंठा वो हम मध्यमा में देखेंगे। ठीक है गुरुजी। चलिए आगे A68। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। ये 65 पेज पर है, पश्यति पद की सिद्धि है। तो उसमें हमने परस्मयी पद इस धातु के साथ परस्मयी पद के प्रत्यय लगते हैं 10 प्लस ती। द्रस नहीं, द्रुस बोलना है। हाँ ओके, द्रुस प्लस ती। फिर ती आदि प्रत्यय, तो उसमें भी द्रुस प्लस अ प्लस ती। फिर पश्य आएगा ना, अविकरण प्रत्यय लगने पे बाद कुछ धातुओं के आदेश होते हैं, उसमें पश्य आएगा। सही है। पश्य प्लस अ प्लस ती, तो उसमें यह हलंत नहीं है, तो फिर वो नियम फिर लगेगा। वो नियम लगेगा, अ के बाद अ आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। तो हो जाता है। ओके, तो इसमें 7 नियम हो जाएंगे ना, इसमें 6 ही लिखा है हाँ, इसलिए। तो एक बढ़ा देना है। हाँ ठीक है गुरुजी। ओके, धन्यवाद। हाँ। चलिए उसका A5। हाँ गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपने वो अन्य पुरुष वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, पदार्थ के लिए और किसके लिए बोला? कोई व्यक्ति हो, कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, बाकी जो भी हो, इतना सामान्य से इतना है कि जो प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष और अन्य मध्यम पुरुष में जो नहीं आता है, बाकी सारे अन्य पुरुष में आता है। ठीक है गुरुजी। ओके, चलिए A23। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। अजय, पहले गण के धातुओं में अविकरण प्रत्यय लगता है और चौथे गण के धातु को य विकरण प्रत्यय लगता है। पहले गण के धातु को अ का आ होने के लिए रूल है, पर लेकिन चौथे गण के धातु को य का या होने के लिए रूल नहीं है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अ का आ कब होता है? म और व के म और व के पहले व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर हाँ नियम बोलिए, नियम में ही वो नियम है। म और व से पहले प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। सही है। क्या बोला गया नियम में कि म और म या तो व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए, तो फिर अ का आ होता है। अब देखिए कौन सा गण का चौथा गण का विकरण प्रत्यय कैसे है? य है। तो य कैसे है? पूरा है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? य आधा प्लस अ छुपा हुआ है कि नहीं? है। तो फिर ये अब नियम पढ़िए क्या है? म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है, यानी य में अ है तो उसका आ होता है कि नहीं? होता है। हो गया। ओके, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। A99। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। आपने अहम के साथ अस्मि लगाया, समझ में आ गया, उसका म का अनुस्वार चला, आगे स्वर है, इसलिए आवाम में फिर वहां पे वो म हलंत रहा, क्यों? वहां पे अनुस्वार नहीं होगा ऊपर, क्योंकि वहां पे तो स्वर है। ओके, वहां पे स्वर है। यहाँ पर सारे के सारे में जो दिया गया है क्या, ये सिर्फ इसका मूल रूप दिया गया है, संधि के साथ हम नहीं दिए, ये मूल रूप से दिया गया है ताकि उच्चारण व्यवस्थित कर सके। इसलिए अनुस्वार तो करना है, जब संधि जब लिखना हो तब वो अनुस्वार के साथ ही लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए अभी में हम नहीं लोग चलेगा, पढ़ने अहम के में नहीं लिए चलेगा, और स में भी अस्सी और चलेगा। आवाम में करना पड़ेगा अनुस्वार, युवाम में करना पड़ेगा।
पहले मेरी बात पहले सुन लीजिए, उसके हाँ बाद बता। प्रश्न कीजिएगा तो बेहतर होगा। हम्म। अभी अभी मैं क्या बोला था? आपने कहा अभी ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, जब वास्तव में हुआ तो करना पड़ेगा। तो बस समझ गए ना, बस यही है हम्म। और कुछ नहीं। चलिए आगे A84। प्रणाम गुरुजी। हाँ आपने जी, जो अन्य पुरुष में रमेश के लिए जो व्यक्ति हो, पदार्थ हो, व्यक्ति विशेष, उसमें स्थान भी आ सकता है, आएगा सर? आ सकता है। ओके गुरुजी, स्थान, धन्यवाद। काल, व्यक्ति, पदार्थ कोई भी हो आ सकता है। वो ओके, सारे के सारे अन्य पुरुष में आता है। धन्यवाद गुरुजी। ओके चलिए, नमो नमः, प्रणाम।